लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज का जो बच्चा वो सोशल मीडिया के एडिक्शन में पूरी तरीके से बन चुका है या फिर पूरी तरीके से लिप्त हो चुका है। एक ओवर कॉन्फिडेंस न आए, इसलिए बच्चे लिख लिख कर चीज़ों को याद कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि साइबर के केसेस अभी 2019 और कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ कि सोशल मीडिया में आशातीत प्रगति हुई है, टेक्नोलॉजिकली भी और कंटेंट वाइज भी, लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं जिसकी वजह से कल साइबर केसेस भी बढ़ चुके हैं। इसके कारण बच्चे भी इसमें ट्रैप में और बाकी लोग भी हैं। तो आप सोशल मीडिया के हमारी जो शारीरिक क्षमताएं हैं उन पर क्या असर पड़ता है, हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, हमारी आंखों पर क्या असर पड़ता है, हमारे कानों पर क्या असर पड़ता है, हमारी गर्दन पर क्या असर पड़ता है। ज़्यादातर जो केसेस आते हैं आपके पास वो मुझे लगता है एक डर और अवेयरनेस की कमी के कारण ही आते हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा बालक, पढ़ा लिखा छात्र जो अपनी दुकान में काम कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उसको शेयर्स में पैसे लगाने की लत पड़ गई और उसने पिताजी के 35 लाख रुपए ऐसी कंपनी में लगा दिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अपने आईपीएस की जर्नी में जो आपके अचीवमेंट रहे हैं उसके बारे में आप डिस्कस करोगे। लोग प्रशिक्षित हुए, बच्चे पढ़े इसमें, उसी प्रकार से जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो बदमाश हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने भी अपने आप को इसमें इंटरनेट को कैसे मिसयूज करके वो अपराध घटित करें, उन्होंने नाना प्रकार के इसमें तरीका वारदात उन्होंने घड़ी। और तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नमस्कार दोस्तों, अर्चित जैन पॉडकास्ट के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं आईपीएस डीसी सागर सर। तो आईपीएस डीसी सागर सर से हमने बात करी है सोशल मीडिया के बारे में। वो सोशल मीडिया जो आपके बच्चों को एग्जाम के टाइम पे नहीं पढ़ने देता है, सोशल मीडिया जिसने हम सबको एक लत लगा दी वैलिडेशन की, कि हमने कोई फोटो डाला है उस पर कितने लाइक आए, हमने कोई स्टेटस डाला है उसको कितने लोगों ने देखा है। तो जिसने हमारा आज दिमाग पढ़ाई से, काम करने से, व्यापार करने से, उन सब चीजों से हटा के उसमें लगा दिया है। तो दोस्तों हमने इन सब चीजों के बारे में बात करी है और डीसी सागर सर की पर्सनल इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में बात करी है और उनको जो गैलेंट्री अवार्ड्स मिले उसके बारे में बात करी है। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अर्चित जैन पॉडकास्ट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और स्पॉटिफाई पे फॉलो करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। डीसी सागर सर कैसे हैं आप? मैं फाइन, थैंक यू एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इस शो में बुलाया। मुझे इस उम्मीद है कि जनहित में हम काफ़ी अच्छी बातें करेंगे। जो बच्चे हैं आजकल के, उनको चीज़ों को याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है और एग्जाम्स में जाके वो भूल जाते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? हमारे देश में जो डिजिटल क्रांति आई है ये विश्व में अनुकरणीय है और इस डिजिटल क्रांति के माध्यम से सब तरफ डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो आज बच्चे अपने जो अध्याय हैं, जो कोर्स है, उस कोर्स के साथ साथ इंटरनेट सर्फ करके, गूगल पे सर्फ करके वो अपने काम की जानकारी उसमें से निकालते हैं। परंतु ये जो लोग, जो बच्चे या उनके पेरेंट्स अपने बच्चों से जो अतिरिक्त जानकारी उनको मिली है, उस जानकारी को यदि वो लिख लिख कर याद करते हैं, अपने उत्तरों को और परिष्कृत करते हैं, बेहतर बनाते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि उन्हें जिस समय वो परीक्षा दें उनकी स्मृति उनको धोखा दे दे या फेल करे। तो मेरे हिसाब से बच्चों में एक ओवर कॉन्फिडेंस न आए, इसलिए बच्चे लिख लिख कर चीज़ों को याद कर रहे हैं। इससे उनकी लेखनी सुधरेगी, यानी हैंडराइटिंग सुधरेगी, और साथ ही उनको कैसे गागर में सागर भरा जाए, कैसे ब्रीफ में लिखा जाए, काम की चीज़ लिखी जाए
और उनकी वोकेबलरी बढ़े, उनका शब्दकोश बढ़े और वो निर्धारित समय में निर्धारित शब्दों में अपने उत्तरों को लिखने में कामयाब हों। मैंने देखा है कि एक सफल छात्र और एक उतना न सफल छात्र दोनों में अंतर यही है कि एक छात्र ने जी तोड़ मेहनत की होती है लिख लिख कर याद करके, दूसरे छात्र ने जी चुराया होता है, लिखने में आलस किया होता है, जिसकी वजह से उनको जब वो परीक्षा देते हैं तो उस समय उत्तर गढ़ना पड़ता है जिसमें समय लगता है और उसमें वो गलतियां भी करते हैं। जिसने प्रैक्टिस की होती है, जिसने अभ्यास किया होता है, वो बेधड़क होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने उत्तरों को वो अपने उत्तर पुस्तिका में उतारता है। यही अंतर है दो छात्रों में, एक छात्र जिसके 95% आते हैं और एक छात्र जिसके 50% आते हैं। करेक्ट। नाउ मेरा क्वेश्चन आपसे सोशल मीडिया पे है। आज का जो बच्चा वो सोशल मीडिया के एडिक्शन में पूरी तरीके से बन चुका है या फिर पूरी तरीके से लिप्त हो चुका है, इस पे आपका क्या कहना है? इससे पहले मैं जो छात्र छात्राएं हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था के हैं, उनको चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बच्चों को या उनके पेरेंट्स को कभी हताश नहीं होना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि वो प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। अब रहा बात सोशल मीडिया का, आज के इस डिजिटल युग में ये एक वैश्विक रूप से क्रांति आई है कि सोशल मीडिया में आशातीत प्रगति हुई है, टेक्नोलॉजिकली भी और कंटेंट वाइज भी। लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं, जिसकी वजह से जो हमारे छात्र छात्रा हैं या किसी भी अवस्था के लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं या ज़्यादा देखते हैं या ज़्यादा काम करते हैं, उनमें कुछ ऐसी कुरीतियाँ, उनमें कुछ ऐसे बिहेवियरल डिसऑर्डर आते हैं जिसकी वजह से यदि ये कहा जाए कि वो सोशल मीडिया के एडिक्ट हो चुके हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सोशल मीडिया एडिक्ट से मेरा तात्पर्य ये है कि जब आप सोशल मीडिया को इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि आपको ना सुबह नाश्ते की सुध है, ना दोपहर को लंच की सुध है, ना रात्रि में डिनर की सुध है, और जब आपको अपना बेसिक काम करना होता है जिंदगी जीवन यापन करने का, उस समय आप सोशल मीडिया पर अपने उस कीमती समय को व्यर्थ करते हैं, जिसकी वजह से आपको अनेक दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इस विषय पर मैं हमारे देश की एक विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में, वहाँ से मैं पीएचडी कर रहा हूँ इसी विषय पर कि अ स्टडी ऑन सोशल मीडिया एडिक्शन टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ। अर्थात सोशल मीडिया के हमारी जो शारीरिक क्षमताएं हैं उन पर क्या असर पड़ता है, हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, हमारी आंखों पर क्या असर पड़ता है, हमारे कानों पर क्या असर पड़ता है, हमारी गर्दन पर क्या असर पड़ता है, हमारे बैठने की जो पॉस्चर है उस पर क्या असर पड़ता है, और साथ ही आपके हाथों में झुंझुनाहट आनी शुरू हो जाती है। अर्थात आपका जो नर्वस सिस्टम है, नर्व्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इसमें डैमेज हुई हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्यों हम ऐसा काम करें, ये सवाल छात्रों के लिए है, क्यों हम ऐसा काम करें जिससे हमारी शारीरिक डिफॉर्मिटी आ रही है, हमारे शरीर में विकृति आ रही है, और इस विकृति का कोई उभार नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। यदि आपकी आंखों का नंबर बढ़ गया या आपके कान के सुनने की जो रेंज है वो ख़त्म हो गई तो आप इसका भरपाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जब सोशल मीडिया का प्रयोग करें, पहले तो सोशल मीडिया का जो उपयोग करेंगे आप, वो कंटेंट आपके लिए उपयोगी होना चाहिए जिस भी फील्ड में आप हैं। जैसे छात्र छात्रा हैं तो आपको पढ़ाई के लिए क्या वो सामग्री उपयोगी है, नहीं है तो उसको मत देखिए, उसको आप गले मत लगाइए उस सामग्री को। इसी प्रकार से जो वयस्क लोग हैं, यूथ हैं, युवा हैं, वो यदि सोशल मीडिया पर जाते हैं तो वो ये देखेंगे सोशल मीडिया पर जाने से मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है। तो मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, ये सवाल हर वक्त उनके दिमाग में रहना चाहिए, क्या इससे मेरा कोई फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है, चाहे समय को लेकर देखिए या कंटेंट को लेकर देखिए या आपके जो बिहेवियरल ऑर्डर है उसमें कोई डिसऑर्डर आ रहा है उसको देखिए,
आप ताज्जुब करेंगे, बहुत सी ऐसी थ्योरी जिसमें ये बताया गया है कि आप इतने ज़्यादा लत में आ जाते हैं कि घड़ी घड़ी आप अपना मोबाइल देखें, घड़ी घड़ी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाए, इंस्टा है या फेसबुक है या ट्विटर है या कोई भी है या व्हाट्सएप है, आप देखेंगे कि कोई नोटिफिकेशन आया क्या। तो मतलब एक तरह से फियर ऑफ मिसिंग, फोमो हो जाता है आपको, ये फोबिया हो जाता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं छूट तो नहीं गया। और आप जो आपने काम किया है उसके लिए आप लोगों का जो है ना वैलिडेशन या लोगों का जो है ना मोहर लगवाना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ी डिसऑर्डर आपके अंदर आता है। इसके साथ ही आप कभी भी नहीं चाहते कि मोबाइल से आप दूर रहें, ये भी एक डिसऑर्डर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप मोबाइल को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर फिर आप झूठ बोलते हैं कि आप ऑन स्क्रीन मान लीजिए 10 घंटे रहे तो आप झूठ बोलते हो कि हम 2 घंटे ही रहे। ये तो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, लेकिन आपका मन करता है कि मैं लोगों को ना बताऊं कि लोग मुझे इसका आदी या इसके नशे से ग्रसित या बीमार ना समझने लगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बीमार तो आप वैसे भी दिखोगे जब आप ना ढंग से खाना खाओगे, ना वर्जिश करोगे, ना उसमें आप किसी प्रकार का ध्यान करोगे, तो आपका शरीर जो है आपका साथ छोड़ना शुरू कर देगा। तो मेरे जितने भी साथी सुन रहे हैं उनसे यही आग्रह है कि कृपया करके सोशल मीडिया का उपयोग उसी तरह से करें जिसमें आपका नुकसान ना हो और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा लें, और उस फायदे के साथ साथ आपकी जो आगामी जो यात्रा है, व्यावसायिक यात्रा या परिवार के साथ यात्रा, उस यात्रा में यह सोशल मीडिया बाधक ना बने। क्योंकि कहा गया है कि बहुत साल पहले कि जैसे ड्रग्स हैं, वो ड्रग्स जो लेते हैं इंसान के खून में वो प्रवाह करती हैं, उसी प्रकार जो सोशल मीडिया है ये हेरोइन के रूप में आपके ब्लड में, आपकी धमनियों में प्रवाह करता है। तो ये एक नशा है, लत है, इसको समझिए और आज से ही आत्ममंथन कीजिए कि क्या मैं सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय लगाकर अपना भला कर रहा हूँ, क्या मैं इस प्रकार रहकर देश की सेवा कर रहा हूँ, परिवार की सेवा कर रहा हूँ, माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो ये सवाल हर बच्चे के मन में जब आएगा तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया को लेकर वो रैशनलाइज करेगा अपने इस्तेमाल को, वो युक्तियुक्त रूप से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, जिसमें वो निश्चित रूप से सफल होगा जब उसको इसके दुष्परिणाम का पता चल जाएगा। करेक्ट सर आजकल साइबर केसेस भी बढ़ चुके हैं, इसके कारण बच्चे भी इसमें ट्रैप में और बाकी लोग भी हैं, तो आपके पास शायद साइबर केसेस ज़्यादा आते हैं, करेक्ट? तो देखिए, डिजिटल रेवोल्यूशन जो पूरे विश्व में आया है और हमारे देश में बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हमारी सरकार के द्वारा ये डिजिटलाइजेशन जो किया गया है, चाहे वो बैंक सेक्टर हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो पढ़ाई के सेक्टर में हो, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, जनता के लिए उपयोगी हैं। परंतु इसके साथ ही जो बदमाश लोग हैं, जो फ्रॉडस्टर हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जिनके अंदर में इंसानियत क्षीण हो चुकी है, वो इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हैं। तो उस दुरुपयोग के उन्होंने नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए हुए हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट को लेकर हो गया, या वो कोई कहानी घड़ देंगे, उस कहानी में वो बताएंगे कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपका सामान कस्टम्स में है, उसको छुड़वा लो। तो कई चीज़ें ऐसी घड़ेंगे कि आपको मेक बिलीव होगा, आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा। साइबर फ्रॉड या साइबर चीटिंग, डिजिटल अरेस्ट, किसी भी नाम से आप कह लीजिए, अंततः सफ़र वही करता है जो इन फ्रॉडस्टर्स के, इन चीटर्स के जाल में फंस जाता है। एक मैं उदाहरण दूंगा, अभी रिसेंट उदाहरण है कि एक ग्रामीण मेरे पास आते हैं और वो ग्रामीण कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत दिनों से लापता है। तो बच्चे की खोजबीन शुरू की और वो हमको नैनीताल में वहाँ के पुलिस अधीक्षक की बुद्धिमत्ता से या उनके प्रयासों से मिला। उसको फिर भोपाल लाया गया। भोपाल में आकर फिर वो अपने पिताजी के साथ मुझसे मिला, तो मैंने पूछा क्या कारण था, तुम क्यों चले गए? तो ये जो कहानी, ये जो आप बीती उसने बताई, ये बड़ी हैरतअंगेज करने वाली है, ये आपको हैरान करने वाली है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा बालक, पढ़ा लिखा छात्र जो अपनी दुकान में काम कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उसको
शेयर्स में पैसे लगाने की लत पड़ गई और उसने पिताजी के 35 लाख रुपए ऐसी कंपनी में लगा दिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो 35,000 डूब गए और वो डर से अपने घर से भाग गया। तो अब वो 35,000 रुपये की जो 35 लाख रुपए की जो शिकायत है, उस 35 लाख रुपए शिकायत को पुलिस अब विवेचना करेगी, ढूंढेगी उसको। तो कहने का तात्पर्य यदि आप सावधान रहते तो वो 35 लाख रुपए आपके नहीं जाते। इसी प्रकार से एक छात्रा हमारे पास में शिकायत लेके आई। उनके पिताजी का कुछ दिन पहले देहावसान हुआ, डेथ हुई। उन्होंने एफडी कर रखी थी 28 लाख रुपए की बच्ची के लिए। उस बच्ची को फोन के माध्यम से इस प्रकार से ट्रैप में लिया कि वो धीरे धीरे करके 28 लाख रुपए गंवा बैठी ऑनलाइन। और फिर इसकी एफआईआर हुई। अब उसमें विवेचना जारी है। पुलिस तो अपना काम करेगी, इन आरोपियों को पकड़ने का जी तोड़ प्रयास करेगी और सफल भी होगी, सफल होते भी हैं। परंतु यहाँ चाहिए कि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं या इवन ग्रामीण परिवेश में लोग हैं जो ठगा रहे हैं इस साइबर फ्रॉड की वजह से, उनको चाहिए कि वो सावधान हो जाएं, वो किसी के ट्रैप में ना फंसें। कोई यदि लिंक भेजता है तो उस लिंक को बिल्कुल ना छेड़े। यदि कोई नंबर भेजता है तो उस नंबर पे कभी रिंग ना करें। या कुछ भी मांगते हैं, ओटीपी मांगते हैं या सीवीवी मांगते हैं, किसी से कुछ भी शेयर वो ना करें। तो यदि आप सावधान रहेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन पंक्तियों को दिमाग में जरूर बैठा लीजिए और आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, आज के इस जमाने में जहां पर सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने की, एक तरह से होड़ लगी हुई है, रेस चल रही है वो, तो इन पंक्तियों को जरूर दिमाग में रखें। ये पंक्तियां बहुत ही प्रेरणादायक हैं और ये पंक्तियां हैं हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उनकी कविता है मौत से ठन गई, उसकी एक चंद पंक्तियां हैं जो कि हमारे जो जितने भी लोग आज साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं उनमें कुछ ये प्राण फूकेगा। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बहाव में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का, त्योरी तन गई मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। तो आपके अंदर जज्बा ऐसा होना चाहिए कि मौत से ठन गई और आप उस मौत को हराने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है ये एक चुनौती है। इस चुनौती को आप गंभीरता से लें और उसको परास्त करें और अपने लक्ष्य में सफल हों। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे एक ये बनता है कि ज़्यादातर जो केसेस आते हैं आपके पास, वो मुझे लगता है एक डर और अवेयरनेस की कमी के कारण ही आते हैं। दोनों ही बातें इसमें। मूल रूप से तो जो लोग अवेयर होते हैं वो भी इस ट्रैप में फंसते हैं, जो लोग निडर होते हैं वो भी इस ट्रैप में फंसते हैं। वो इसलिए फंसते हैं क्योंकि एक कहावत है कि लालच बहुत बुरी बला है। तो लोग लालच में आ जाते हैं। तो ये जो लालच में आने वाली बात है, इस बात को लेकर यदि आप गांठ बांध लें कि हमको लालच नहीं करना है, आपको सिर्फ वही कमाना है जिसमें आपने मेहनत की है, तो कोई वजह नहीं है कि आप किसी के भी ट्रैप में फंस जाओ। करेक्ट। एंड एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि साइबर के केसेस अभी 2019 और कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़े हैं क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि कोविड-19 जो कि वैश्विक महामारी रही है जिसने सब पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया, और हमारे देश का जो नेतृत्व है, हमारे देश की सरकार है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया कि लॉकडाउन को सफल बनाया, उन्होंने क्वारंटीन को सफल बनाया, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को सफल बनाया, और उनके निर्देश जो हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी बढ़ाने में और भी जो फार्मास्यूटिकल कैपेसिटी बढ़ाने में और वैक्सीनेशन की कैपेसिटी बढ़ाने में वैश्विक रहे और बहुत ही प्रशंसनीय रहे, जिससे कि असंख्य लोगों की जान बची। लेकिन इसमें हुआ ये कि जब लॉकडाउन में लोग अपने घर में थे तो एक बात ये आई कि क्या करें। तो इंटरनेट के माध्यम से लोग आपस में जो सोशलाइजेशन है वो करते थे,
बच्चे पढ़ते थे, बच्चे पढ़ने के साथ साथ जब मौका मिलता था या फिर मौका बनाते थे जिसमें वो ई स्पोर्ट्स या कंप्यूटर गेम्स या फिल्म, नेटफ्लिक्स और भी कई प्लेटफॉर्म्स में फिल्म देखते थे। तो इससे जो 2 साल के अंतराल में लोगों को नेट सर्फिंग की लत पड़ गई, और इस लत के साथ साथ वो जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने नए नए किस्म के जो हथकंडे हैं अपराध घटित करने के, मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं उसको, वो गढ़ लिया। अब इन सब चीज़ों का नतीजा हमको अब दिखाई दे रहा है कि जैसे लोग प्रशिक्षित हुए, बच्चे पढ़े इसमें, उसी प्रकार से जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो बदमाश हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने भी अपने आप को इसमें, इंटरनेट को कैसे मिसयूज़ करके वो अपराध घटित करें, उन्होंने नाना प्रकार के इसमें तरीक़ा वारदात उन्होंने घड़ी। और पुलिस, साइबर पुलिस, थाना पुलिस, जनता जब तक मिल के प्रयास नहीं करेंगे, जब तक अवेयरनेस अपने अंदर ये नहीं लाएंगे कि हमको लालच नहीं करना है। अब जैसे आपको पता है कि अपना बैंक का अकाउंट नंबर नहीं शेयर करना है, आपको पता है कि कोई अगर सामान खरीदा है तो उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसकी OTP प्रॉपर आनी चाहिए, जब तक ना आए तब तक पेमेंट मत कीजिए आप, लेकिन आप कर देते हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो जानकारी है, इस जानकारी के बावजूद आप उनके शिकार हो जाते हो। वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर लालच होता है कि हमको जल्दी में, झटपट में पैसा मिल रहा है तो इसको ले लो। तो लालच नहीं करेंगे तो आप बचे रहेंगे। माय क्वेश्चन इज हियर कि आपके आईपीएस की जर्नी में जो आपके अचीवमेंट रहे हैं उसके बारे में आप डिस्कस करोगे? भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विस हमारे देश की बहुत ही पसंदीदा एक जन सेवा है, पब्लिक सर्विस है। और इसमें आने के बाद आप महसूस करते हैं कि हम जनता के लिए समर्पित रहें, जनता के लिए ईमानदारी से काम करें और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम हर संभव प्रयास करें और अपनी ड्यूटी को 100% हम लोग दें। और उस देने के लिए हमारी जो पुलिस है, इस पुलिस को चाहिए कि वो टीम भावना से काम करे, उसमें नेतृत्व क्षमता आए। और इन सब चीज़ों में यहाँ मैं देखता हूँ एक प्रासंगिक सी कुछ पंक्तियाँ हैं। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न हैं, तो उनकी एक कविता है कि कदम मिलाकर चलना होगा। तो हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी कदम मिलाकर चलना होगा। जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी कदम मिलाकर चलते हैं टीम भावना से, वो हमेशा सफल होते हैं अपने मिशन में, अपने क्षेत्र में शांति, लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने में, अपराधों पर अंकुश लगाने में, अपराध घटित हो गया तो उन अपराधियों को पकड़ने में, और पकड़कर उनका जो माननीय न्यायालय के समक्ष में ससबूत चालान लगाना होता है, उसमें भी वो सफल होते हैं। तो चंद पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। बाधाएं आती हैं आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो हमारे साथियों को, चाहे वो आरक्षक है या वो सबसे शीर्ष पे DGP हैं, तो ये सब पूर्व जो अधिकारी कर्मचारियों का जो एक टीम है, ये सब मिलकर एक सूत्री कार्यक्रम इनका है कि हमारी जनता को किसी प्रकार की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर कभी समस्या ना आए। यदि कोई घटना हो गई है तो उसकी पतारेसी करके उसको डिटेक्ट किया जाए और आरोपियों को पकड़ा जाए और माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाए। और यदि कोई डिजास्टर होता है तो उसको मिटिगेट किया जाए, भविष्य में ना हो ऐसे हम मैनेजमेंट प्लान बनाएं, चाहे वो मेले का बंदोबस्त हो, या वो VIP मूवमेंट के समय हो, या वो रोड शो का बंदोबस्त हो, या किसी त्यौहार का बंदोबस्त हो, जुलूस हो, चल समारोह हो। इन सब में पुलिस 100% अपना टीम भावना से काम करती है। तभी आप देखेंगे कि हमारे बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, पूरे भारतवर्ष में निकलते हैं और वो सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक जाते हैं। सब हंसी खुशी अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। और जो जितने भी ऐसे
असामाजिक तत्व असामाजिक तत्व हैं, उनके मंसूबे पस्त होते हैं और वो पकड़ में भी आते हैं, और वो फिर जो एक सुगमता से व्यवस्था लगी होती है उसमें विघ्न पहुंचाने में कामयाब नहीं होते। यही एक देशभक्ति जनसेवा का जो मेन मकसद है कि पुलिस अपना 100% जनसेवा में, देशभक्ति में, अपने रैंक के अनुसार परोसे, जनता तक पहुँचे और जनता को कभी भी ये ना महसूस होने दे कि वो अकेले हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा तैनात है, तत्पर है, और सर्वोपरि कर्तव्य पुलिस का ये है कि वो अपनी जान हथेली पे लेकर भी जनता की जान माल की रक्षा करे। करेक्ट। इसमें आपको बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिले हैं, उसके बारे में आप बताओगे क्या कुछ? देखिए, गैलेंट्री मेडल या और भी मेडल्स रहते हैं, जैसे प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, प्रेसिडेंट मेरिटोरियस सर्विस मेडल, और भी कई प्रकार के जो जितने भी पुरस्कार होते हैं, उन सब का जो संबंध है वो सबका संबंध कर्तव्य बोध से है कि आपने अपने कर्तव्य को कितनी ईमानदारी से, कितने समय प्रबंधन के हिसाब से और कितनी कुशलता से आपने उस कार्य को किया। तो जब आप कार्य को कुशलता से करेंगे, समय पर करेंगे, जनहित में करेंगे, तो पुरस्कार तो उसकी परिणति बन के आता ही है। तो मैंने ये देखा है कि जिन्होंने मेहनत की है उनको पुरस्कार निश्चित रूप से मिलता है, इस ज़मीन पे भी मिलता है और आगे भी मिलेगा। और जो दैवीय शक्ति है या सुपरनेचुरल पावर कह लीजिए या डेस्टिनी कह लीजिए, वो डेस्टिनी के निर्माता निर्देशक भी आप स्वयं ही हैं। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, यदि आप अपना पसीना बहा रहे हैं जनता के लिए, तो निश्चित रूप से आपके कार्यों का मूल्यांकन होगा और आप पुरस्कृत होंगे। तो जितने भी जवान हैं, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सबसे मेरी यही अपील है कि अपने कार्य को करते रहिए, क्योंकि सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। मेरी आपसे ये दरखास्त है, ये प्रार्थना है कि जिस दिन आप ये महसूस करना शुरू कर दोगे कि जायज़ कर्म ही पूजा है, तो कोई वजह नहीं है कि आपकी झोली में अवार्ड ना आए। और हमारे जवानों की हौसला अफजाई के लिए उनको भी पुरस्कार मिले, वो भी पुरस्कृत होते भी हैं। ये चंद पंक्तियां उनके लिए मैं समझता हूं कि प्रासंगिक होंगी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो आप ये देखिए कि आपको जो वजूद है, उस वजूद को लेकर सभी आशान्वित हैं कि आप कुछ ऐसा अच्छा कर गुजरोगे, अच्छा काम करोगे। और जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, पिघाल के इन बेड़ियों को बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है यह दशा तेरी, पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी, लें परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो हमारे जवान हमेशा महसूस करें कि चुनौती उनके समक्ष में आएंगी और उस हर चुनौती को उनको सामना करके सफल होना है।